एवरीवन, देखिए पिछले क्लास में अपने लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी में सेल पढ़े थे। सेल का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है वो हम आपको क्लियर करा दिए थे। आज अपने लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। किसके बारे में? सेल थ्योरी के बारे में। तो सेल थ्योरी को हिंदी में क्या कह लेते हैं? कोशिका सिद्धांत। अब देखिए कोशिका सिद्धांत के बारे में क्या सब जानना पड़ता है। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था ये इंपोर्टेंट रहता है। और कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत आपको तीन बातें आपको याद रखना पड़ेगा। क्या बात है आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए, जो कोशिका सिद्धांत है वो किसने दिया था। तो कोशिका सिद्धांत दिया था आपका स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन जो है ये वनस्पति के वैज्ञानिक थे, और स्वान जो थे ये कौन थे? जंतु वैज्ञानिक थे। कौन थे? जंतु वैज्ञानिक थे। अब इन्होंने क्या कहा? तो देखिए इन्होंने पहला बात कहा है कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से मिलकर के बना है। प्रत्येक जीव का शरीर किससे बना है? कोशिका से मिलकर के बना है। यानी कि अपने लोग का शरीर हो, या पादप यानी पेड़ पौधा का शरीर हो, या जानवर का शरीर हो, या कीट पतंग का भी शरीर हो, ये सब का सब किससे मिलकर के बना होता है? कोशिका से मिलकर के बना होता है। पहला सिद्धांत इन्होंने यही कहा। और इन्होंने कहा कि या तो वह जीव एक कोशिका से मिलकर बना होता है, या तो बहुकोशिका से। बहुकोशिका का मतलब होता है एक से अधिक कोशिका के बारे में। जैसे कि एक कोशिका में क्या सब आ जाता है? तो एक कोशिका में आपका आ जाता है जैसे कि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु आ जाता है। आया बात समझ में? इसके बाद कवक आ जाता है। तो इस सब के बारे में हम अपने लोग आगे जानेंगे। ठीक है, इसके बारे में आगे हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। अब बहुकोशिकीय क्या होता है? बहुकोशिकीय मतलब होता है एक कोशिका से अधिक से मिलकर के बना होता है। तो बहुकोशिकीय में अपने लोग आ जाते हैं, जैसे कि मानव जो ज्यादा विकसित जीव होता है वो किस में आता है? आपका बहुकोशिकीय में आता है। पेड़ पौधा किस में आएगा? बहुकोशिकीय में आएगा। जानवर भी किस में आएगा? बहुकोशिकीय में आएगा। तो पहला सिद्धांत इन्होंने आपका क्या दिया था कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से मिलकर के बना होता है, या तो वो एक कोशिका से बना होता है, या तो एक से अधिक कोशिका से मिलकर के बना हुआ होता है। दूसरा कंडीशन इन्होंने क्या बताया? कोशिका शरीर की संरचनात्मक, कार्यात्मक तथा वंशागत इकाई। यानी कि कोशिका जो है, ध्यान से समझिएगा, जो कोशिका है यानी कि अपने लोग का जो शरीर बना हुआ है, यानी शरीर की जो संरचना हुआ है, या किसी भी जीव के शरीर का संरचना हुआ है, चाहे वो पादप हो, या जानवर हो, या आदमी हो, तो उनके शरीर का जो संरचना हुआ है ये किसका किसका देन है? कोशिका का देन है। किसका देन है? कोशिका का देन है। और एक बात इन्होंने कहा है कि यह एक वंशागत इकाई है। कैसा इकाई है? वंशागत। देखिए वंशागत का मतलब तो पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि अपने लोग का जो शरीर का निर्माण हुआ है इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है क्रोमोजोम का। वो हम आपको आगे पढ़ेंगे। किसका योगदान होता है? क्रोमोजोम का। और ये क्रोमोजोम अपने लोग को कहां से मिलता है? अपने लोग के पिताजी से मिलता है और माताजी से मिलता है। और पिताजी माताजी को कहां से मिलता है? उनके पिताजी माताजी से। और उनको कहां से मिलता है? उनके माताजी पिताजी से। तो एक हिसाब से ये क्या होता है? आपका पीढ़ी दर पीढ़ी आता है। तो यानी जिसको अपने लोग क्या कह सकते हैं? खानदानी। क्या कह सकते हैं? खानदानी। यानी खानदान के द्वारा जो आता है इसी को बोलते हैं वंशागत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वंशागत बोलते हैं, या पीढ़ी दर पीढ़ी बोलते हैं। अगला बात देखिए इन्होंने क्या कहा है। कोशिका जीवन की सबसे बुनियादी इकाई है। कोशिका जो है ये क्या है? जीव का बुनियादी इकाई है। बुनियादी इकाई का मतलब क्या होता है? या तो आप कह लीजिए प्रारंभिक इकाई, या तो आप कह लीजिए क्या? सबसे छोटा इकाई। क्लियर है बात? तो ये तीनों कथन आपको क्या होगा? सेल्स थ्योरी का आ गया होगा समझ में, यानी कि जिसको कोशिका सिद्धांत कर लेते हैं। अब आगे जान लेते हैं। तो देखिए जो जीव होता है, ठीक है, सेल थ्योरी के अनुसार जीव को दो भागों में बांटा गया है। कितना भाग में? दो भाग में बांटा गया है। एक होता है आपका देखिए यूनिसेलुलर। क्या होता है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर को हिंदी में क्या कर लेते हैं? एक कोशिकीय जीव कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एक कोशिकीय जीव कर लेंगे। एक कोशिकीय जीव में क्या सब आएगा? अमीबा आएगा, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया आएगा, नील हरित शैवाल आएगा। ये यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय, यानी अमीबा का जो शरीर का जो बनावट है वो एक कोशिका से मिलकर के बना है। जीवाणु का भी शरीर जो होता है वो एक कोशिका से मिलकर के बना है। नीलहरित शैवाल का भी किससे बना होता है? एक कोशिका से मिलकर के बना होता है। यानी कि अगर ध्यान से समझिएगा, ये लोग जो है एक क्वेश्चन इसमें और पूछेगा। क्या पूछेगा? कि अमीबा जो है ये किस तरह का जनन करता है। तो आपको याद रखना है अमीबा जो होता है ये एक कोशिकीय जीव है, और ये जनन कैसे करेगा? तो ये जनन नहीं होता बल्कि क्या होता है? अपने आप को खंडित कर देता है, यानी कि टुकड़ा कर देता है। आया बात समझ में? टुकड़ा करने के बाद क्या कर लेता है? ये दूसरे जीव का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। तो जब हम आपको रिप्रोडक्टिव चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पे हम आपको अमीबा के बारे में, जीवाणु के बारे में और ज्यादा डिटेल से समझाएंगे। तो ये सब का सब क्या होता है? आपका एक कोशिकीय जीव होता है, यानी कि इसका पूरा शरीर का जो बनावट निर्माण होता है वो एक कोशिका से होता है। किससे होता है? एक कोशिका से होता है। अब आते हैं दूसरा। दूसरा होता है आपका मल्टी सेलुलर। क्या होता है? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर को हिंदी में क्या बोल लेते हैं? बहुकोशिकीय। क्या बोल लेते हैं? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय उस जीव को कहेंगे जिसकी शरीर की संरचना और बनावट जो है एक से अधिक कोशिका से मिलकर के बना हो। किससे? एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना हो। एक कोशिकीय किसको कहेंगे? जिसका शरीर का निर्माण जो है एक कोशिका से हुआ हो। किससे हुआ हो? एक कोशिका से हुआ हो। और बहुकोशिकीय उसको कहेंगे जिसकी शरीर की बनावट यानी कि निर्माण जो है एक से अधिक कोशिका से मिलकर के बना हो।
जैसे में पादप, पादप का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधा होता है। इसके बाद जानवर, जानवर में अपने लोग भी आ जाते हैं। तो अपने लोग भी, अपने लोग का जो शरीर बना है वो बहुकोशिकीय से है। किससे बना हुआ है, बहुकोशिकीय से बना हुआ है। अब आप देखिए इसके अलावा ये कवक भी होता है। कवक में यानी कि मशरूम आ गया, कुकुरमुत्ता आ गया और फफूंदी आ गया, ये सब भी बहुकोशिकीय होता है। क्या होता है आपका, बहुकोशिकीय होता है। यानी कि बहुकोशिकीय में पादप और जानवर के अलावा कवक भी आता है। क्या आता है, कवक भी आता है। पहला कवक का नाम हम क्या लिखे हैं, मशरूम। दूसरा है आपका कुकुरमुत्ता। तीसरा क्या है आपका, फफूंदी है। यहां तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। अब आगे जान लेते हैं। अब देखिए कि जो यीस्ट यानी कि खमीर होता है, यह एक एकलौता ऐसा मतलब जीव है, या ऐसा कर सकते हैं, ये एक लौता ऐसा क्या है आपका, एकलौता कोशिकीय है जो कवक में आता है। किस में आता है, कवक में आता है। यानी कि खमीर जो है एकलौता ऐसा जीव है जो एक कोशिकीय कवक है। यानी अभी आपको समझाए हम क्या, कि जो कवक है, अभी क्या समझाए थे, कि जो कवक है वो किस में आता है आपका, बहुकोशिकीय में आता है। किस में आता है, बहुकोशिकीय में आता है। लेकिन खमीर जो है एकलौता एक कोशिकीय कवक है। खमीर को क्या याद रखना है, एकलौता एक कोशिकीय कवक है। यानी कि एकमात्र ऐसा कवक है जो एक कोशिकीय में आता है। बाकी जितना भी कवक होता है वो सब का सब किस में आता है, बहुकोशिकीय में आता है। जैसे कि आपसे पूछेगा मशरूम तो बहुकोशिकीय हो गया। कुकुरमुत्ता पूछ लेगा तो ये किस में आएगा आपका, बहुकोशिकीय में आएगा। फफूंदी पूछ लेगा तो ये भी किस में आएगा आपका, बहुकोशिकीय में आएगा। लेकिन आपसे अगर पूछे कि आप ऐसा मतलब कवक का नाम बताइए जो एक कोशिकीय हो, क्या हो, एक कोशिकीय, तो याद रखना है खमीर। क्या याद रखना है, खमीर। अब देखिए खमीर जो है एक नेचुरल जीव है। कैसा है, नेचुरल जीव, यानी कि ये मेन मेड नहीं होता है। इस ये क्या होता है आपका, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। क्लियर है बात। अब आप देखिए कि जो खमीर का उपयोग है ये किस में किया होता है। तो खमीर का उपयोग सबसे पहले, आप बर्गर तो खाते होंगे, देखिए लड़की लोग बहुत चाव से खाती है बर्गर, लड़का लोग भी खाता है। आप देखेंगे इतना इतना मोटा होता है, मुंह में करके ठूस के खाता है। आया बात समझ में, या नहीं तो आप ऐसा समझिए कि जो ब्रेड होता है, क्या होता है, ब्रेड होता है, तो ब्रेड का भी साइज आप देखेंगे मोटा होता है। तो ब्रेड को यानी कि ब्रेड कह लीजिए, या नहीं तो आप क्या कह लीजिए, बर्गर कर लीजिए। बर्गर का आप देखे होंगे पावरोटी जो होता है वो बहुत मोटा सा होता है। तो इसको फूलने में कौन मदद करता है, खमीर मदद करता है। कौन, खमीर। जैसे कि आप जलेबी खाएंगे, क्या खाएंगे, जलेबी। जलेबी आप देखे होंगे प्राय किसका बना होता है, मैदा का बना होता है। तो मैदा में क्या कर लिया जाता है, खमीर मिला दिया जाता है रात को, और उसको फूलने के लिए छोड़ दिया जाता है, या कुछ घंटा के लिए उसमें क्या डाल दिया जाता है, खमीर। जिसके कारण से आप देखे होंगे कि जलेबी का मैदा जो है वो फूल के क्या हो जाता है आपका, अपना आकार बदल लेता है। जिसके कारण से जलेबी क्या होता है आपका, अच्छा बनता है। इसी तरह से इसका यूज जो है मिठाई में भी किया जाता है, केक में भी किया जाता है, बिस्किट में भी किया जाता है, पाव रोटी, मीठा सोडा और इनो में भी किया जाता है। किसका यूज, यीस्ट का, यानी कि खमीर का यूज। डायरेक्ट खमीर को नहीं खा सकता। अगर डायरेक्ट खमीर को खाएंगे तो आपका फिर पेट गड़बड़ हो जाएगा और सुबह को लाल पीला कीड़ा निकलने लगेगा। क्लियर है बात। तो खमीर को डायरेक्ट नहीं खाया जाता है। अभी हम समझाएं कि खमीर एक क्या है आपका, नेचुरल प्राणी, यानी कि नेचुरल जीव है। देखिए जान लेते हैं वायरस यानी कि विषाणु के बारे में। तो देखिए विषाणु जो होता है ये क्या कहते हैं, सेल थ्योरी को नहीं मानता है। विषाणु जो है सेल थ्योरी को मानवे नहीं करता है। क्यों नहीं मानता है, क्योंकि ये असेलुलर होता है। क्या होता है, असेलुलर। असेलुलर का मतलब होता है अकोशिकीय। क्या होता है, अकोशिकीय। ये तो ना तो एक कोशिकीय जीव में आता है, ना बहुकोशिकीय जीव में आता है। तो ये किस में आता है, तो देखिए ध्यान से समझिए, ये सजीव और निर्जीव के बीच का आपका जीव है। सजीव और निर्जीव के बीच में आता है। किसके किसके बीच में आता है, सजीव और निर्जीव के बीच में आता है। अगर ये शरीर यानी बॉडी से बाहर हो तो निर्जीव कहलाता है। अब बॉडी के अंदर अगर किसी का प्रवेश कर जाए तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, ध्यान से समझिए, इसका मतलब ये कहलाएगा आपका सजीव। क्या कहलाएगा, सजीव। यानी बॉडी के बाहर अगर है तो निर्जीव, अब बॉडी के अंदर है तो क्या कहलाएगा, सजीव कहलाएगा। आप जैसे कि सुने होंगे कोरोना वायरस के बारे में, यानी कि आप सुने होंगे कि कोरोना वायरस जो है शरीर के बाहर रहता है तो कुछ समय के बाद मर जाता है, यानी कि वो क्या कहलाता है, तब निर्जीव कहलाता है। अगर किसी इंसान के अंदर में प्रवेश कर गया या किसी जानवर के अंदर में क्या कर गया, प्रवेश कर गया, वैसे तो कोरोना वायरस आदमी में आया था, तो आदमी में अगर प्रवेश कर जाए तो वो क्या कहलाता है, सजीव कहलाता है। क्या कहलाता है, सजीव कहलाता है। यहाँ हम सारा बात आपको लिख दिए हैं कि यह एक कोष के यानी कि असेलुलर होता है। यह सेल थ्योरी के सिद्धांत को नहीं मानता है, अतः यह किसी भी कोशिका से नहीं बनी होती है। यह सजीव और निर्जीव के बीच का है। क्लियर है बात, यहां तक हम आपको समझा दिए। अब आगे बढ़ लेते हैं। अब जान लेते हैं कोशिका अंग के बारे में। किसके बारे में, कोशिका अंग के बारे में, कि कोशिका अंग क्या होता है। तो कोशिका अंग जानने से पहले सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कोशिका के बारे में। किसके बारे में, कोशिका के बारे में। तो ये रहा आपका कोशिका का डायग्राम। तो सबसे पहले इसमें अपने लोग देख लेते हैं
प्लांट सेल के बारे में। किसके बारे में? प्लांट सेल। प्लांट सेल को हिंदी में क्या कहलाता है? पादप कोशिका। क्या कहलाते हैं? पादप कोशिका। तो देखिए, पादप कोशिका का आकार लगभग चौखुट बना होता है। क्या बना होता है आपका? चौखुट बना होता है। ठीक है, इसमें क्या सब पाया जाता है? देखिए, इसमें ये आपका सेल वॉल पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, अम्लोप्लास्ट पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, गोल्जी बॉडी पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद स्मूथ ईआर पाया जाता है, रफ ईआर पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है, वॉल्क्यूल पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। क्लियर है बात? इसी तरह से हम आपको एनिमल सेल भी दिखाते हैं। ठीक है, ये रहा आपका एनिमल सेल। क्लियर है बात? अब देखिए, एनिमल सेल में भी लगभग उतना ही चीज पाया जाता है जितना कि आपका प्लांट सेल में पाया जाता है। क्लियर है बात? तो देखिए, इसमें भी आपको दिख रहा होगा क्या है आपका, देखिए राइबोसोम पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, इसके बाद गोल्जी बॉडी पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, वैक्यूल पाया जाता है, इसके बाद इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। क्लियर है बात? तो लगभग लगभग आप देखे होंगे कि जितना प्लांट सेल में पाया जाता है, इतना ही आपका किसमें? एनिमल सेल में भी पाया जाता है। अब अपने लोग जान लेते हैं कि कोशिका अंग क्या कहलाता है। देखिए, अपने लोग का जो शरीर का बनावट होता है, ये किससे किससे बनाता है? देखिए, नाक होगा, मुंह होगा, आंख होगा, कान होगा, हाथ होगा, उंगली होगा, इन सब का कार्य क्या है आपका? अलग अलग है। क्या है आपका? अलग अलग है। तो यही कार्य करने वाला जितना भी अंग होता है, तो यही क्या कहलाता है आपका? कोशिका अंग कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका अंग कहलाता है। फिर से आप समझ लीजिए कि ये किसका आकार है आपका? जंतु कोशिका का। किसका आकार है आपका? जंतु कोशिका। तो जंतु कोशिका में क्या सब पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, वैक्यूल पाया जाता है, साइटोप्लाज्मा पाया जाता है, गोल्जी बॉडी कह लीजिए या गोल्जी वेहिकल कह लीजिए, एक ही मतलब होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है और राइबोसोम पाया जाता है। देखिए, इसमें एक चीज और हम आपको बता देते हैं, इसमें जीव द्रव भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीव द्रव भी पाया जाता है, यानी कि इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोल लेते हैं? प्रोटोप्लाज्म। इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, इसको हिंदी में कह लेते हैं जीव द्रव। क्या कह लेते हैं? जीव द्रव कह लेते हैं। ये भी इसमें उपस्थित होता है। ये एक गाढ़ा तरल द्रव होता है जो सेल को क्या करता है? जीवित रहने में मदद कर लेता है। तो ये सारा का सारा जो जितना भी इसका आप अंग देख रहे हैं, यही क्या कहलाता है आपका? कोशिका अंग कहलाता है। अच्छा, कोशिका अंग का क्या कार्य होता है? तो कोशिका अंग का कार्य होता है कि सेल का निर्माण होने में और उसको विकास करने में या संचालित करने में क्या कर लेता है? मदद करता है। जैसे कि अपने लोग खाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हाथ का। बोलने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? मुंह और जुबान यानी कि जीभ का करते हैं। सुनने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कान का। सूंघने के लिए और सांस लेने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? नाक का। देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? आंख का। तो ठीक ऐसे ही जो सेल का जितना भी आप अंग देख रहे हैं, ये सेल को क्या कर लेता है? संचालित करने में क्या करता है? मदद करता है। और इसको क्या कर लेता है? निर्माण करने में भी इसका क्या करता है? मदद करता है। अब आते हैं, यहाँ देखिए, कोशिका के निर्माण एवं नियंत्रण करने वाले अंग को क्या कहते हैं? कोशिका अंग कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं? कोशिका अंग कह लेते हैं। तो आप कोशिका अंग आपको हम सारा दिखा दिए। अब इसी अलग अलग अंग के बारे में अपने लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने लोग पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म। क्या पढ़ेंगे? प्रोटोप्लाज्म, जिसको कोशिका द्रव बोले थे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कोशिका अंग तो आ गया आपको समझ में। जितना भी आपको चीज हम अभी बताए वो सब का सब क्या है आपका? कोशिका अंग। अब सबसे पहले अपने लोग जानते हैं एक नंबर में प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में क्या कर लेते हैं? जीव द्रव कह लेते हैं। अच्छा, जीव द्रव क्या होता है? तो जीव द्रव हम आपको दिखा दिए। जैसे कि मान लीजिए ये एक कोई सेल है, इसमें बहुत सारा लिक्विड टाइप का गाढ़ा द्रव आपका पाया जाता है। अभी हम आपको दिखा दिया। इसी को क्या कर लेते हैं? जीव द्रव बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? जीव द्रव। कोशिका के अंदर संपूर्ण जीवित गाढ़ा तरल पदार्थ को क्या बोलेंगे? जीव द्रव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीव द्रव बोलेंगे। अच्छा, ये जीव द्रव में मैक्सिमम आपका क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा, मैक्सिमम इसमें जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। लेकिन ये बना किससे किससे होता है? तो ये बना होता है आपका जल से, प्रोटीन से। किससे किससे बना होता है? जल और प्रोटीन से मिलकर के ये बना होता है। तो मैक्सिमम इसमें 80% लगभग क्या पाया जाता है? आपका जल पाया जाता है। तो यहां तक बात आ गया होगा समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोशिका को जीवित रहने में सहायता करता है, यही बात आपको हम समझाएं। हक्सले के अनुसार, यानी कि हक्सले एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या बताया था कि यह जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का क्या है आपका? भौतिक आधार है। अब भौतिक आधार का मतलब क्या होता है? जो संरचना प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? संरचना प्रदान करता है। तो सेल को संरचना भी कौन प्रदान करता है आपका? जीव द्रव। कौन करता है? जीव द्रव। और कुंजे ने इसे सर्वप्रथम 1839 ईस्वी में देखा था और इनका नाम क्या दिया था? जीव द्रव दिया था और प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। क्या नाम दिया था? जीव द्रव नहीं
तो प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। इसी के कारण से आपको एक बात और याद रखना है कि जीव द्रव का खोज किसने किया था, तो याद रखना है पुरकिंजी ने किया था। किसने किया था? पुरकिंजी ने किया था। ये रहा। जीव द्रव का खोज किसने किया था, यहाँ हम अलग से भी लिख दिए हैं। जीव द्रव का खोज किसने किया था, तो पुरकिंजी ने किया था। ये आपका क्वेश्चन में आएगा। क्लियर है? आगे, ह्यूगो वान मोल ने सन 1846 ईस्वी में जीव द्रव के महत्व का वर्णन किया। महत्व का वर्णन का मतलब क्या होता है, तो जीव द्रव का क्या इंपॉर्टेंट कार्य होता है, इसके बारे में इन्होंने क्या बतलाया, बतलाया। किसने बतलाया था? ह्यूगो वान मोल ने बतलाया था। यानी कि इसके महत्व के बारे में इन्होंने वर्णन करके बताया कि एक सेल को, यानी कि सेल को जीवित रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी किसका होता है, तो प्रोटोप्लाज्म का। किसका होता है? प्रोटोप्लाज्म का, यानी कि जीव द्रव का होता है। अब आगे जानते हैं। अब आगे देखिए, कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। यानी कि कोशिका द्रव जो होता है कोशिका को सूखने से भी क्या कर लेता है, बचाता है। आगे, जीव द्रव दो प्रकार के होते हैं, तो पहला होता है आपका कोशिका द्रव, दूसरा होता है आपका केंद्रिका द्रव। जीव द्रव में लगभग अभी ये समझा दिए कि 80% भाग क्या पाया जाता है, आपका जल पाया जाता है। 80% भाग क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। ये बात आपको हम समझा दिए हैं। अगला बात जानिए। देखिए नोट में हम क्या लिखे हैं कि केंद्रक झिल्ली के अंदर पाए जाने वाला जीव द्रव को केंद्रक द्रव कहते हैं। यानी कि जो केंद्रक केंद्रक झिल्ली के अंदर, किसके अंदर, केंद्रक झिल्ली के अंदर जो जीव द्रव पाया जाता है इसी को केंद्रक द्रव बोल लेंगे। क्या बोल लेंगे? केंद्रक द्रव बोल लेंगे। कोशिका द्रव किससे बना होता है, तो ये बात समझा दिए कि पानी से, लवण से और प्रोटीन से। किससे? पानी से, लवण से और प्रोटीन से बना होता है। तो देखिए मेनली किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए उसके शरीर में प्रोटीन का रहना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए कोशिका को जीवित रहने के लिए किसकी ज्यादातर आवश्यकता है, तो कोशिका जीव द्रव का। किसका? जीव द्रव का। अगर कोई आप समझ लीजिए कि अपने लोग को भोजन, केवल भोजन ही मिले, उसमें प्रोटीन की मात्रा ना मिले, तो क्या अपने लोग डेवलप कर पाएंगे, ज्यादा दिन तक जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो सेम सिचुएशन इसमें भी है। तो सेल को जीवित रहने के लिए सबसे अधिक किसकी जरूरत होती है, तो जीव द्रव की। क्योंकि इसमें क्या सब पाया जाता है, पानी पाया जाता है, लवण पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन जब इसमें पाया जाता है तो इसका मतलब है कि इस सेल को क्या होगा, सूखने नहीं देगा, यानी कि इसको क्या करेगा, जीवन प्रदान करेगा। दूसरा अंग के बारे में जान लेते हैं इसमें, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। किसके बारे में? सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो पहला हम आपको समझा दिए प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है उसके बारे में। अब आगे अपने लोग समझेंगे किसके बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। इसका दो नाम है। सेल मेम्ब्रेन अगर बोलिएगा तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, या इसको बायो मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायो मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसका हिंदी क्या होता है, कोशिका कला। क्या होता है? कोशिका कला। तो एग्जाम में आपको ध्यान से सुनना है, एग्जाम में आपको दोनों नाम आ सकता है, या तो कोशिका झिल्ली आ सकता है या कोशिका कला आ सकता है। दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो देखिए यह प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के बना होता है। किससे किससे मिलकर के बना होता है? प्रोटीन और लिपिड से। अभी आपको हम समझाएं कि प्रोटोप्लाज्मा किससे बना होता है, तो जल से, क्लियर है बात, लवक से, क्लियर है बात, और तीसरा प्रोटीन से। लेकिन ये दो ही चीज से मिलकर के बना होता है। एक होता है आपका प्रोटीन और दूसरा क्या होता है आपका लिपिड से मिलकर के बना होता है। यह कोशिका के विकास को नियंत्रित करता है। विकास को नियंत्रित करने का मतलब कोशिका का आकार कितना बड़ा होगा उसको क्या कर लेता है, ये नियंत्रित कर लेता है। क्लियर है बात। जैसे कि अपने लोग का शरीर का जो, ध्यान से समझिए, अपने लोग का शरीर का जो बनावट है, कोई इंसान 5 फीट का होता है, कोई 10 फीट का, कोई 6 फीट का होता है, कोई 5.5 फीट का होता है। तो ये आकार जो है ये कौन कौन नियंत्रण करता है, तो डीएनए करता है और जीन करता है और क्रोमोसोम करता है। ये तीनों मिलकर के क्या कर लेता है, शरीर के बनावट को क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो ठीक इसी प्रकार से कि जो सेल होता है इसकी आकार यानी कि विकास को नियंत्रित कौन करता है, तो सेल मेम्ब्रेन करता है। कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन करता है। कोशिका का सभी अवयव इसी झिल्ली में रहता है। यानी कि कोशिका का जितना भी क्या अवयव पाया जाता है इसको जीवित रखने के लिए या इसको संचालित करने के लिए, वो सबका सब किस में पाया जाएगा, आपका कोशिका झिल्ली में पाएगा। किस में पाया जाएगा? कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन में पाया जाएगा। आगे जानिए। अब ये जान लेते हैं कि यह कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थों को भी नियंत्रित करता है। यानी कि इसके अंदर में जो भी पदार्थ पाया जाएगा इस सब को क्या करेगा, यह संचालित करेगा। क्या करेगा? संचालित करेगा। आगे, यह जानवर तथा पेड़ पौधा दोनों में पाया जाता है। तो यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये क्या कहते हैं, मनुष्य में भी पाया जाएगा। क्लियर है बात। और पेड़ पौधा में भी पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? आपका पेड़ पौधा में भी पाया जाएगा। आगे, यह कुछ ही पदार्थों को अंदर जाने देता है, इसलिए यह अर्ध परागम्य होता है। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ, ध्यान से समझिए। चाय छन्नी देखे होंगे, चाय जब अपने लोग छानते तो देखे होंगे, चाय में छोटा छोटा चाय पत्ती का कण भी क्या होता है,
चाहे छन्नी की मदद से नीचे चले जाता है। तो लेकिन जो बड़ा-बड़ा उसका आकार होता है चाय पत्ती का, वो अंदर नहीं जा पाता है। उसको क्या कर लेता है, वो फ़िल्टर कर देता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो सेल मेम्ब्रेन होता है, तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है, इस जीव को क्या कर लेता है, जो उसकी आवश्यकता अनुसार जो द्रव होता है, यानी कि प्रोटीन होता है या जो भी पदार्थ होता है, वो उसको क्या कर लेता है, अंदर आने देता है, अवशोषित कर लेता है। बाकी अविकारित चीज़ को, यानी कि जिसका ज़रूरत नहीं है उसको, सेल को, उसको क्या कर लेता है, वो बाहर रख लेता है। यहाँ तक आपको बात आ गया होगा समझ में। तो अपने लोग आज क्या सब पढ़े? सेल थ्योरी पढ़े हैं। सेल थ्योरी के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लिया। इसके बाद क्या जान लिया? कोशिका अंग के बारे में। किसके बारे में? कोशिका अंग के बारे में। ठीक है? तो आज का क्लास यहीं तक। अब मिलेंगे जस्ट नेक्स्ट क्लास में।